मैं आप लोगों को बजट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बजट के बारे में बताया था कि बजट क्या है और बजट का इतिहास क्या है। संक्षिप्त में पहले मैं बजट के बारे में बताऊंगा। इसके बाद जो मेरा आज का टॉपिक है, वह टॉपिक है बजट के प्रकार। मैंने आप लोगों को बताया था कि बजट सरकार के आय वित्तीय आय व्यय का ब्यौरा है। सरकार जो साल में जो एक वित्तीय वर्ष में जो आर्थिक योजनाएं बनाती है, आर्थिक नीतियां तैयार करती है और कहाँ से संसाधन जुटाती है और किन मदों पर खर्च करती है, उसी को हम बजट कहते हैं। आप ये कह सकते हो, बजट सरकार का एक वित्तीय प्रलेख है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा भी गया है। बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें सरकार अपने आय व्यय का ब्यौरा देश के सामने प्रस्तुत करती है। इसीलिए बजट को राष्ट्र का आर्थिक दर्पण भी कहा जाता है। तो ये बजट में मैंने आप लोगों को संक्षिप्त में बताया था। आज मुझे आप लोगों को बजट के प्रकार के बारे में चर्चा करना है। बजट कई प्रकार के हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, परंपरागत बजट, जिसे हम लाइन आइटम बजट कहते हैं। परफॉर्मेंस बजट या निष्पादन बजट या उपलब्धि बजट, ये बजट है। शून्य आधारित बजट, आउटकम बजट, जेंडर बजट या लिंग आधारित बजट। बजट के इतने रूप होते हैं। साथ साथ कुछ और बजट के संबंध में नाम प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंतरिम बजट है, आंतरिम बजट है, संतुलित बजट है, असंतुलित बजट है, सरप्लस बजट है, इत्यादि। इन सब के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। आप लोग पढ़ते हो, जानते हो कि 15 अगस्त 1947 तक हमारे देश में ब्रिटिश सरकार का शासन था। तो अधिकतर जब हम स्वतंत्र हुए तो अधिकतर जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो ब्रिटिश शासन से ही प्रभावित थी। बजट भी उनमें एक था। और आप लोग ये भी पढ़ते हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह रूल्स था या रेगुलेशन, नियम था, भारत की संपत्ति को लूटना और चलते बनना, ये उनकी पॉलिसी थी। इसलिए जो उनके बजट का जो वो होता था, मकसद होता था, एम होता था, वो जन कल्याण नहीं होता था, बल्कि अधिक से अधिक संसाधनों या वित्तीय की बचत होती थी। इसलिए वो लाइन आइटम बजट प्रस्तुत करते थे, या उनके समय में ये प्रचलित था। हमने भी जब हम स्वतंत्र हुए तो इसी परंपरागत बजट को अपनाया। परंपरागत या जिसे लाइन आइटम बजट कहते हैं, ये इस प्रकार का बजट है जिसमें खर्चों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ना कि लक्ष्यों पर। लेकिन आज हमारा जो देश है वो कल्याणकारी देश है। मैक्सिमम वेलफेयर की बात हमारा संविधान करता है। इसलिए हम खर्चों पर कटौती करके संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लाइन आइटम बजट वह बजट होता है जो मदों पर, आइटम्स पर ध्यान देता है और खर्चे को कम से कम करने का प्रयास करता है, यानी संसाधन को बचाने का प्रयास करता है। लेकिन आज हमारे देश की परिस्थितियां कुछ और हैं और समय के साथ साथ परिवर्तन और सुधारों की मांग हुई। बजटीय व्यवस्था में भी अनेक प्रकार के सुधार किए गए। और अगर हम कहें दूसरा बजट, निष्पादन बजट, आप ये कह सकते हैं कि लाइन आइटम बजट के दोषों को दूर करने के लिए निष्पादन बजट भारत में लाया गया। लेकिन इसका जो उद्गम है, जहां से जन्म हुआ, वो अमेरिका है। अमेरिका में हुअर आयोग 1949 में निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट की सिफारिश की थी। भारत में भी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर कुछ विभागों और मंत्रालयों में 1970 में इसे अपनाया गया, 1970 में इसे अपनाया गया। निष्पादन बजट वह बजट है जो लक्ष्यों पर फोकस करता है, यानी खर्च के साथ साथ वह परिणाम को सुनिश्चित करता है कि हमें जो हम खर्च कर रहे हैं, जो हमारा मकसद है, यानी किसी भी कीमत पर हमें परिणाम मिलना चाहिए। खर्च पर ध्यान नहीं करता, यानी आप ये कह सकते हो कि जो निष्पादन बजट है वो टारगेट ओरिएंटेड है
और वो खर्चों पर ज़्यादा वो कर नहीं करता है। एनी हाउ हमें टारगेट प्राप्त होना चाहिए, खर्च उसमें चाहे जितना हो। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार देश में विकासकारी कार्य चल रहे हैं, कल्याणकारी कार्य चल रहे हैं, और अगर खर्चों पर कटौती की जाएगी तो फिर बजट या देश जो संविधान के लक्ष्य हैं वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे, संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे। कंजूसी और कल्याण एक साथ नहीं हो सकते हैं। निष्पादन बजट कल्याण पर बल देता है, उपलब्धि पर बल देता है, लक्ष्य पर बल देता है, विकास पर बल देता है। निष्पादन बजट हमारे अनेक मंत्रालय विभागों में निष्पादन बजट को अपनाया गया। शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट का भी जन्म या विकास अमेरिका में हुआ और वहाँ के जॉर्जिया प्रांत में सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया। उसी के तर्ज पर भारत में भी शून्य आधारित बजट को अपनाया गया कुछ विभागों और कुछ मंत्रालयों में। शून्य आधारित बजट हुआ, जैसे मैंने बजट के लेक्चर में ये बताया था कि कोई बजट पिछले सालों का आधार होता है, यह 3 सालों से प्रभावित होता है, गत वर्ष, वर्तमान वर्ष, आने वाले वर्ष, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि गत वर्ष के वास्तविक आंकड़े, वर्तमान के संशोधित आंकड़े और आने वाले के अनुमानित आंकड़े ये होते हैं। जो लाइन आइटम बजट या जो पुराने बजट है उसमें क्या किया ये जाता था कि जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, जो खर्चों का आवंटन होता था उसी को कंटिन्यू किया जाता था या उसी में कुछ प्लस माइनस किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि रक्षा बजट है, मान लीजिए उदाहरण के लिए 1 लाख करोड़ है पिछले योजनाओं में साल में, तो उसी में कुछ प्लस माइनस कर दिया जाता था और जो अपूर्ण या अधूरी योजनाएं रहती थी उनको कंटिन्यू कर दिया जाता था। इससे क्या होता था, ढेर सारी अप्रासंगिक अनरिलेवेंट योजनाएं भी कंटिन्यू बनी रहती थी और खर्च भी अधिक होता था। शून्य आधारित बजट आप वो कह सकते हो कि नए सिरे से आर्थिक योजनाएं बनाना और उसके लिए बजटी आवंटन करना, अलॉटमेंट करना। उदाहरण के लिए मान लीजिए 6000 किलोमीटर सड़क का टारगेट पिछले फाइनेंशियल ईयर में रखा गया था और मान लीजिए वो 4000 ही पूरी हुई, तो उसमें क्या किया जाएगा कि 4000 को बिल्कुल निष्क्रिय न्यूट्रल मान लिया जाएगा। अब जो 2000 बची है, 2000 किलोमीटर के लिए बजट पर पुनर्विचार करके और उसे के लिए बजटी अलॉटमेंट करके आगे उसे कंटिन्यू किया जाएगा। ये हमारे देश में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय उनके वित्त मंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह द्वारा इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद अनेक राज्यों में, मंत्रालयों में इसे अपनाया गया, लेकिन इसमें कुछ जटिलताएं, कुछ परेशानियां हैं। जैसे इसमें अधिक तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत है, एक्सपर्ट की ज़रूरत है और अधिक संसाधनों की ज़रूरत भी है। इसलिए इस बजट की अनेक प्रकार की कमियां देखी गई हैं। शून्य आधारित बजट की एक बजट आप लोग जानते हो, पढ़ते हो, जो कह सकते हैं कि वर्तमान में उसे अप्लाई किया जाता है, फॉलो किया जाता है, और वो बजट है आउटकम बजट और जेंडर बजट। यह बजट भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में उनके वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा प्रेजेंट किया गया था 2005 और 6 के फाइनेंशियल ईयर में। ये बजट क्या होता है, अगर सबसे पहले मैं बताऊंगा आउटकम बजट। आउटकम बजट वह बजट है जो लक्ष्यों को सुनिश्चित करता है, निर्धारित करता है, लक्ष्यों पर फोकस करता है। लेकिन कभी कभी दीर्घकालीन 1 वर्ष का लक्ष्य बना लेना भी सही कदम नहीं होता, उसमें भी अधूरा रह जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए यह उस लक्ष्य को कई चरणों में बांट देता है और उन चरणों को के अनुसार बजटी अलॉटमेंट करता है, जिससे क्या होता है, जिससे उस लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो पाती है। मैं उदाहरण दूं, अगर जैसे बस वित्तीय वर्ष 2022-23 में मान लीजिए उदाहरण के लिए 1000 किलोमीटर सड़क का टारगेट रखा गया, लेकिन 1000 किलोमीटर सड़क एक दिन में तो बन नहीं जाएगी, या हम पूरे साल का टारगेट दे दें तो भी थोड़ा सा उसमें संदेह रहेगा। उसके लिए यह जरूरी है कि उस 1000 किलोमीटर को हम 3-3 महीने में साल में बांट दें। 300 किलोमीटर, 1000 को 250 किलोमीटर
3-3 महीने के लिए हम 4 भागों में बांट दें और उसी अनुसार बस्ती अलॉटमेंट कर दें। इसमें यही तरीका अपनाया जाता है निष्पादन बजट में कि बजट को जो उद्देश्य होता है, जो योजना परियोजना होती है, कई चरणों में बांट के उसी के अनुसार बस्ती अलॉटमेंट किया जाता है। और जब एक चरण पूरा हो जाता है, उदाहरण के लिए 250 किलोमीटर सड़क पूरी हो गई, तो आगे 250 किलोमीटर के लिए पैसे बस्ती अलॉटमेंट किया जाएगा। फिर 250 किलोमीटर पूरी हो गई, फिर 250 किलोमीटर के लिए किया जाएगा। इससे क्या होता है, इससे एक तरह से लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। पहले के बजट में क्या होता था कि साल में जो योजनाएं हैं, मान लीजिए 1000 किलोमीटर है, बजट में दिया गया, 500 ही पूरी हो गई, तो मंत्रालय जो है बजट वित्त मंत्रालय जो है शेष पैसा वापस कर देते थे, जो कि ये गलत तरीका था। इसमें लक्ष्य अधूरा रह जाता था। ये आउटकम बजट लक्ष्य की प्राप्ति में जो वर्तमान में हमारा वेलफेयर स्टेट है उसमें काफी कुछ सहायक हुआ है। एक जेंडर बजट है, आप कह सकते हो लिंग आधारित बजट, महिला पर फोकस बजट। जो दौर चल रहा वर्तमान में महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है और महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि उनकी वित्तीय स्थिति को, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत किया जाए। इसके लिए 2005-6 से लिंग आधारित जेंडर बजट को अपनाया गया है। जेंडर बजट का सीधा सा अर्थ है बस्ती अलॉटमेंट में आर्थिक योजनाओं और नीतियों में महिलाओं को प्राथमिकता, और दूसरी चीज अलग से उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए बस्ती अलॉटमेंट, जो बजट के साथ ही एक मसौदा होता है, एक प्रपत्र होता है जो अलग से पेश किया जाता है, बजट के साथ ही पेश किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार के पास एक स्कूल बनवाने का पैसा है, तो सबसे पहले वो महिला स्कूल बनवाएगी। मान लीजिए सरकार के पास कोई परियोजना है गांव के लिए, गांव में मान लीजिए सड़क नहीं है और पानी भी नहीं है। ग्रामीण महिलाएं सबसे ज्यादा पानी की समस्याएं से फेस करती हैं, इसलिए मान लीजिए गवर्नमेंट को, सरकार को 2 में 1 चुनना होगा, तो सबसे पहले वो पानी की व्यवस्था करवाएगी, क्योंकि इस समस्या से महिलाओं को फेस करना पड़ता है। तो वर्तमान में अगर हम कहें, बजट में लिंग आधारित बजट को किया जाता है, बजट के साथ ही पेश किया जाता है, जो मैं पहले आप लोगों को बताया। एक होता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट वो होता है जैसे फाइनेंशियल ईयर है, मैंने आप लोगों से बताया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, लेकिन कभी कभी कुछ समस्याएं होती हैं। जैसे वर्तमान में अगर हम देखें कि ये 2023 में और 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, वैसी स्थिति में फुल बजट नहीं पेश किया जा सकता, तो कुछ समय के लिए बजट पेश किया जाता है। जब सरकार बन जाती है तो फिर उसमें इंटीरियम बजट पेश किया जाता है। जैसे 2005 में अगर उदाहरण दूं, 2000 जो सरकार बनी थी मनमोहन सिंह की पुरानी, उसमें बजट पेश किया गया था अंतरिम बजट। इस तरह कई उसमें जब सरकार का गठन होता है प्रायः इसका सहारा लिया जाता है। एक होता है संतुलित बजट। संतुलित बजट मतलब सरकार के आय व्यय बराबर हों, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आय व्यय बराबर ही हो। प्रायः असंतुलित बजट होता है, या तो घाटे का बजट बनता है या सरप्लस बजट बनता है। वर्तमान में हमारा देश वेलफेयर स्टेट है, इसलिए सरकार एक व्यवसाय की तरह काम नहीं करती है, बल्कि सरकार एक वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करती है। इसलिए सरकारें घाटे का बजट बनाती है, और घाटे के बजट का अर्थ ये होता है, मतलब ये होता है कि सरकार कल्याणकारी कार्यों में पैसा खर्च किया है, सरप्लस बजट नहीं बनाती। जैसे अगर हम कहें कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए उद्योगपति होते हैं, उनका सरप्लस बजट अच्छा माना जाता है, लेकिन सरकार का घाटे का बजट अच्छा माना जाता है। और घाटे का बजट बनाती है जिसमें आय कम होती है और व्यय अधिक होता है। वो जो गैप होता है उसे सरकार अनेक माध्यमों से पूरा करती है, जैसे देश में फंड जुटा